मेरा नाम आरोही है। ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरे पिताजी की भी है। मेरे पिताजी जैसे शरीफ इंसान इस पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वो एक बार मेरी ये कहानी ज़रूर सुने, ताकि उन्हें पता चले कि एक ही इंसान जब रिश्ते निभाने की कोशिश करता रहे तो उसे अपने ही रिश्तेदारों से कैसे ठोकर मिलती है। मैं अपने पिता के साये में पली बढ़ी और आज जब उनका साया नहीं रहा तो उनकी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मेरा जन्म अपने माता पिता की शादी के पूरे 60 साल बाद हुआ था। मैं जानती थी कि इन सालों में मेरी माँ ने लोगों की कितनी बातें सही और पिता ने कितनी खामोशियाँ। मेरे पिताजी 3 बहन भाई थे। सबसे बड़े मेरे पिताजी, उनसे छोटे मेरे चाचा और सबसे छोटी मेरी बुआ। मगर इन तीनों में सिर्फ मेरे पिता ने जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाई। वो सिर्फ बड़े भाई नहीं थे, वो एक पिता और सहारा भी थे, अपने बहन भाइयों के लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे चाचा अपने आप को हमेशा ऊंचा बनाकर रखते थे, मगर उनके पास बड़ापन नहीं था। उन्होंने छोटे होने का खौफ फायदा उठाया और मेरे पिता को बड़ा बनाकर उनके भोलेपन का खूब फायदा उठाते रहे। मेरे पिताजी अपने छोटे भाई के सामने खामोश रहते थे। किसी ने कभी नहीं पूछा कि जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है वो क्यों खामोश रहता है। चाचा जी ने पिताजी से कहा कि भैया, कल बाजार से बच्चों के लिए कपड़े लेते आना, फीस भी देनी है। उनके स्कूल की चाचा जी हर हफ्ते मेरे पिता के सामने कोई न कोई नई फरमाइश रख दिया करते थे और मेरे पिता इनकार नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो बड़े हैं और सबकी ज़रूरतें पूरी करना उनकी जिम्मेदारी है। बुआ का अंदाज भी थोड़ा अलग था। वो रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती थी। उनकी ससुराल करीब में ही थी। कभी रोते हुए, कभी गुस्से में, कभी हंसते हुए पिताजी से कहती कि भैया, मेरे पति ने फिर मुझ पर हाथ उठाया। बच्चों को 2-3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। पिताजी की आंखों में हमदर्दी छा जाती थी, इसलिए वो घर में जो होता वो उनको थमा दिया करते थे। माँ ये सब खामोशी से देखती रहती थी। पहले तो उन्होंने पिताजी को रोकने की बहुत कोशिश की, फिर वह चुप हो गई। मैं बचपन से देखती आ रही थी कि मेरे पिता अपने बहन भाइयों की खातिर सब कुछ कुर्बान करते रहे। न उन्होंने कोई नखरा किया, न कभी ऊंची आवाज में किसी से बात की। वो सबका बोझ अपने कंधों पर उठाए चलते रहे। बुआ घर में आती तो माँ के कामों में कमियां निकाला करती थी कि ये सब्जी तुमने कैसी बनाई है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। कभी मेरे भाई को तुमने कप चाय भी ठीक से नहीं दी। माँ खामोशी से उनकी बातें बर्दाश्त करती रहती थी। मैं उस समय छोटी थी, कोई भी बात समझ नहीं पाती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ ये सवाल मेरे अंदर जम गया। हमारे घर में मेरी माँ हमेशा खामोश रहती थी। दिन भर खामोशी और रात को कुछ अजीब सी हरकतें। कभी पानी में अपने हाथ रखकर बैठ जाती तो कभी खामोशी से छत को देखती रहती। और मेरे पिताजी वो बस खामोश रहते, कोई सवाल नहीं करते। एक दिन माँ ने उनसे चीख कर कहा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होता है। पिताजी ने सिर्फ इतना कहा कि ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें तकलीफ में कैसे छोड़ दूं। मैं भी अब अपने पिताजी की कुर्बानियों को दिन ब दिन महसूस करने लगी थी। वो खुद नए कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन चाचा के बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदकर जरूर देते थे। वो तो अपने आगे का निवाला भी उठाकर चाचा और उनके परिवार को दे दिया करते थे। मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से बहुत सारी जमीन जायदाद खड़ी कर दी थी। जमीन, दुकान, पैसे, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपने बहन भाइयों में बांट दिया। एक दिन मैंने मुस्कुराकर पूछा कि पिताजी, आपने सब कुछ क्यों बांट दिया? तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, मैं अकेला कैसे रख सकता हूँ। एक दिन गांव की एक औरत ने मेरी माँ से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, मगर वो अपनी मोहब्बत में सब कुछ लूटा बैठेगा। माँ ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया, क्या करें, उनका दिल बहुत बड़ा है। मैंने तब महसूस किया कि बड़ा दिल कभी कभी इंसान को तोड़ देता है। मैं अब छोटी नहीं थी। पिता की आंखों में छुपी थकान, माँ की खामोशी और घर की हवाओं में फैली भी बसी, मुझे सब अच्छे से महसूस होता था। मेरे पिताजी, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, अपने बहन भाइयों के सामने झुकते झुकते एक दिन मेरे दिल में गिर गए। और ये वो दिन था जब मैंने फैसला किया कि मैं सबको उनका असली चेहरा ज़रूर दिखाऊंगी। ये अभी शुरुआत थी। मेरे पिता ने सारी जिंदगी किसी से मुकाबला नहीं किया था, न कभी अपनी अहमियत जताई थी, न कभी अपना हक मांगा था।
यही बात मेरे चाचा के लिए फ़ायदेमंद थी। एक दिन सवेरे मुझे मेरी माँ ने जगा दिया। कहने लगी कि आरोही बेटा, देखो आंगन में पानी बह रहा है। मैं बाहर निकली तो देखा कि पानी की टंकी तोड़ चुकी थी और ज़मीन पर कीचड़ हो रहा है। चाचा आंगन के किनारे बैठे थे और जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची तो कहने लगे कि तुम लोगों के काम तो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे पिता से कहा था कि नल बदलवा लो, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। अब ये भुगतो। मैंने कहा, चाचा जी, अगर आपने हमें कुछ दे रखा होता तो हम खुद नल भी बदलवा लेते। वह हंसते हुए कहने लगे कि अच्छा, अब तुम जुबान भी चलाने लग गई हो, बस अपने पिता पर गई हो। वह भी जिद्दी है, लेकिन कम से कम खामोश तो रहते हैं। मैं खामोश हो गई। जवाब देने का हक शायद उस वक्त मेरे पास नहीं था। माँ भी हमेशा परेशान रहती थी। शायद अब वो उन सब बातों से थक गई थी। उसी हफ्ते चाचा के बेटे की बर्थडे पार्टी रखी गई। घर में सब लोग बर्थडे पार्टी की तैयारी करने लगे, लेकिन ना मुझे बुलाया गया ना मेरी माँ को। हम अपने कमरे में बैठे थे। देर रात जब सारा शोर खत्म हुआ तो माँ ने कहा, हम इस घर में होते हुए भी गैर हैं। मैंने उनका हाथ थामकर कहा कि माँ, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन चाची ने सही से बर्तन ना धोने पर माँ को ताना दिया। ये बर्तन तो देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी अंधे ने धोए हों। अब इन्हें दोबारा से धोना। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। पिताजी ने ये सब सुना, लेकिन हमेशा की तरह खामोश रहे। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन चाचा ने सब लोगों के सामने ऐलान किया कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। ये मुझे रास नहीं आता। हर समय यहाँ शोर शराबा रहता है। उन्होंने पिताजी से कहा कि भैया, मुझसे भाभी की कही हुई बातें बर्दाश्त नहीं होती। पिताजी ने कहा कि तुम अलग मत रहो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। तभी चाची कहने लगी कि इसीलिए कोई छोटा सा घर खरीद दो भैया, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तभी चाचा ने भी जोर दिया कि नहीं भैया, बच्चों का भी यहाँ मन नहीं लगता। अब पिताजी ने चाचा के लिए घर खरीदना शुरू कर दिया था। देर रात तक घर से बाहर रहते उनके लिए अच्छा और मजबूत घर अपने ही मोहल्ले में तलाश कर रहे थे। फाइनली मेरे पिताजी को एक छोटा और साफ सुथरा सा घर चाचा जी के लिए मिल गया था। वो दिन भी आ गया जब चाचा के परिवार ने खुशी खुशी अपना सामान बांधा और हमारे घर से चले गए। मुझे लगता था कि अब हमारी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन जो खामोशी घर में फैल गई थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, उनसे कहो कि दवाई ले लें। मैं पिताजी के पास गई। मैंने कहा, पिताजी, आपको दवाई की ज़रूरत है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे चाचा ये ना समझे कि मैं उनसे हिसाब बराबर कर रहा हूँ, रहने दो, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पिताजी के लिए उनका भाई इतना ज़रूरी था कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहे थे। पता नहीं पिताजी के दिल में क्या चल रहा था। मोहब्बत भी नहीं थी, तरस भी नहीं था। तो फिर क्या था? शायद एक तरह का दुख जिसे वो हमारे सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे। उसी हफ्ते हमारे घर में एक आदमी आया जो शायद कागजी कार्यवाही करने के लिए आए थे। पिताजी भी उन कागजों पर कुछ लिख रहे थे। शाम को माँ ने पूछा, ये सब क्या था? पिताजी ने कहा कि बंटवारा कर रहा हूँ, सबका हिस्सा देना है। माँ ने हैरानी से कहा, ये सब आपकी मेहनत का है। आपके पिता ने थोड़ी ना आपके लिए इतना सब छोड़ा था जिसका आपको बंटवारा करना है। पिताजी नजरें चुराकर कहने लगे कि वो मेरे अपने हैं, मैं उन्हें नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा। कुछ दिनों के बाद चाचा जी घर आए और कहने लगे कि भैया, वो पुरानी ज़मीन जो हमारे नाम नहीं थी उसका भी हिस्सा हमें दे दो, बच्चों की पढ़ाई के लिए बेचनी है। पिताजी ने फौरन फाइल से ज़मीन के कागज़ निकाले और सिग्नेचर किए और पेपर चाचा जी को दे दिए। एक दिन दुकान से वापस आने पर मैंने देखा कि पिताजी की चाल बदली हुई है। वो धीरे धीरे चल रहे थे और उनका सांस फूल रहा था। मैंने कहा, पिताजी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने कहा कि बेटा, बस मुझे थकन हो रही है और कोई बात नहीं। रात को माँ ने बताया कि पिताजी का ब्लड प्रेशर शूट कर गया, लेकिन वो दवाएं लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं सारी रात जागती रही और सोचती रही कि क्या खामोशी भी कोई सौदा है? इंसान इतना सब कुछ देखकर भी कोई कीमत वसूल नहीं करता। अगले दिन चाची घर आई और कहने लगी कि भैया, वो गोदाम वाली जगह भी हमें दे दो तो हम अपना कारोबार कर सकते हैं।
पिताजी ने उनकी बात सुनी और थोड़ी देर के बाद कहने लगे कि ठीक है, कल आ जाना, कागज़ तैयार कर लूँगा। मैंने गुस्से से कहा कि पिताजी बस करिए, अब आखिर क्या बाकी रह गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बेटा, मैं जीतना नहीं चाहता, बस रिश्ते बचाना चाहता हूँ। मैं जान चुकी थी कि रिश्ते देने से नहीं बचते, कभी कभी कुछ रोकना भी ज़रूरी होता है। घर की सारी रौनक खत्म हो चुकी थी। माँ भी खामोश रहती। पिताजी ने अपनी जो जायदाद सालों की मेहनत से बनाई थी अब फाइलें में बढ़ चुकी थीं। हर चीज़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हो रही थीं। चाचा अपने नए घर में थे, लेकिन रोज़ किसी न किसी बहाने से हमारे घर आते, कभी पानी मांगने तो कभी सिर्फ पिताजी पर नज़र जमाने। एक दिन में आंगन की सफाई कर रही थी कि बुआ आ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बिना इजाज़त घर के अंदर आई। उनके साथ उनकी बेटी भी थी और कहने लगी कि भैया कहाँ है। मैंने कहा कि पिताजी कमरे में आराम कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी चलते हुए अंदर चली गई। दरवाजे की आड़ से मैंने देखा कि वो पिताजी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी कि भैया, मुझे आपसे बात करनी है। अब आप मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। पता है कि आपके पास अभी भी 2 ज़मीनें बची हुई हैं जिनके बारे में आपने किसी को नहीं बताया। पिताजी ने करवट ली और धीमी आवाज़ में कहने लगे कि वो ज़मीनें बच्चों के लिए है, मेरी बेटी के लिए। बुआ जी को अचानक गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, भैया क्या मतलब है आपका? क्या हम आपके सगे नहीं हैं? तुमने तो हमेशा हमें दिया, अभी भी हमें दो। हमें हक है आपकी जायदाद लेने का। मैं कमरे के अंदर गई। मैंने कहा, बुआ जी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तेज आवाज में बात मत करिए। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, तो अब तुम मुझे समझाओगी? तुम लोग आखिर खुद को क्या समझ रहे हो? अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि चाचा जी भी आ गए। शायद बुआ ने उन्हें बुलाया था। अंदर आते ही चाचा जी कहने लगे कि भैया, तुम्हारे पास जो ज़मीन है वो हमें चाहिए, बराबर का हिस्सा। और अभी तभी पिताजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका चेहरा पीला हो चुका था, लेकिन चाचा रुके नहीं। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी आपने हमें काफ़ी कुछ दिया, तो फिर ये ज़मीनें क्यों नहीं? जब बेटी जवान हो गई है तो तुम्हें विरासत का होश आ गया। मुझे उन लोगों को देखकर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि प्लीज़ चाचा जी खामोश हो जाइए, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और इस समय आप लोग ये बातें लेकर बैठ गए। चाचा जी कहने लगे कि तुम भी बोलने लगी हो भैया, अब तुम ही फैसला करो और अभी करो। पिताजी ने कहा कि ये ज़मीन मैंने अपनी बेटी के नाम की है, मुझे अपनी बेटी को भी तो कुछ देना है। बुआ हंसने लगी और कहने लगी कि बेटी को ज़मीन देकर क्या करोगे? वो तो कल को पराए घर चली जाएगी, तुम्हारे साथ तो हम लोग रहेंगे। तुम्हें हमारे बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। भैया, चाचा ने ज़ोर से कहा कि कल हम आ रहे हैं, ज़मीन के कागज़ ले आएंगे। फिर वो दोनों चले गए। पिताजी का सांस ज़ोर ज़ोर से फूलने लगा। उनके चेहरे पर पसीना आ गया। माँ दौड़ती हुई आई, उनके हाथ में दवाई थी। उन्होंने जल्दी से पिताजी को दवाई दी। आज पिताजी की हालत ज़्यादा ख़राब थी। हर दिन ऐसी नहीं होती थी। वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहे थे। शाम के समय जब पिताजी की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं उनके कमरे में गई। मैंने उनको रोते हुए देख लिया। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि बेटा, कभी किसी को मत बताना कि घर के मर्द भी रोते हैं। पिताजी को देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अगले दिन चाचा सच में आ गए थे। उनके हाथ में कागज़ थे और साथ में एक वकील, जिन्होंने कहा कि बस एक दस्तखत करवा दो ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। पिताजी ने कागज़ देखे और धीरे से कहा कि कुछ दिन और दे दो, मैं सोच लूँ। चाचा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इनकार कर दोगे भैया। भैया, तुम तो हमारी हर बात माना करते थे, अब बदल गए हो। बुआ भी पीछे से आ गई और कहने लगी कि क्यों नहीं बेटी, जवान जो हो गई है उसे दहेज भी तो देना है ना। मेरे पिताजी कुछ नहीं बोले, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा, बुआ जी, मेरे पिताजी ने आप लोगों को सारी जिंदगी दिया, सारी जिंदगी आपका ख्याल रखा। फिर अगर मेरे पिता मेरे लिए कुछ रखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्यों इस बात से तकलीफ हो रही है? बुआ जी कहने लगेंगी कि देखो भैया, तुम्हारी बेटी कितनी बदतमीजी से बोल रही है। इसे तो अब छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रहा। आपने अपनी बेटी को ज्यादा ही छूट दे दी है भैया। हम तुम्हें वक्त दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। इतना कहकर वो लोग चले गए थे। पिताजी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। वो बिस्तर पर ज्यादातर वक्त गुजारने लगे थे।
मैं हर रोज़ अपने पिताजी को परेशान और बीमार देखती तो समझ जाती थी कि ये सब कुछ उनकी शारीरिक हालत की वजह से नहीं, वो अंदर से भी टूट रहे हैं। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी। माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। पिताजी अपने कमरे में थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कुछ गिरने की आवाज़ हो। मैं भागकर बाहर गई तो मुझे पिताजी के कमरे से खटखट की आवाज़ आने लगी। मैं जैसे ही पिताजी के कमरे में गई तो वो अपने बिस्तर से नीचे गिर चुके थे। उनका शरीर अकड़ा हुआ था। एक तरफ का शरीर बेजान और चेहरा टेढ़ा हो गया था। मैंने चिल्लाकर कहा कि पिताजी, तो माँ भी वहां पर आ गई थी। पिताजी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने जल्दी से पड़ोस के अंकल को आवाज़ दी, जो भागते हुए घर पर आए। उन्होंने पिताजी की हालत देखी और कहने लगे कि जल्दी से अस्पताल चलो, लगता है कि इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ है। हम उन्हें रिक्शा में बिठाकर जल्दी से करीब के अस्पताल ले गए थे। अस्पताल में फौरन उन्हें एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि इनके दिमाग का एक साइड का हिस्सा डैमेज हो चुका, बोलने और चलने फिरने की कंडीशन अभी नहीं है। जल्दी से हमें इलाज शुरू करना होगा, वरना और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। माँ रोने लगी। उन्होंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर कहा कि कुछ भी करो, बस हमें इन्हें बचाना है। पिताजी को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया गया था। मैंने चाचा को फ़ोन किया, उनको इस बारे में बताया और बुआ को भी। दोनों ने कहा कि हम देखते हैं कि टाइम मिला तो आ जाएंगे, लेकिन 4 दिन गुजर गए थे। कोई भी अस्पताल पिताजी की हालत देखने के लिए नहीं आया था। अस्पताल में हमारा समय बहुत बुरा गुजरा था। कभी दवाई खत्म हो जाती थी, कभी इंजेक्शन का खर्चा निकल आता था। माँ ने पुरानी चूड़ियाँ निकाली। मैंने अपना छोटा मोटा सामान बेच डाला, लेकिन पिताजी की दवाई रुकने नहीं दी। पिताजी की आंधी साइड का शरीर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। न हाथ हिलते थे न पैर। एक दिन पिताजी ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। उनकी उंगली दरवाजे की तरफ उठी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। मैं समझी कि शायद बुआ और चाचा जी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा, पिताजी, अभी तक कोई नहीं आया। तभी अचानक उनकी आंखों में नमी उतर आई। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि पिताजी, बस मैं और माँ हैं आपके साथ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद हमें पिताजी को घर ले जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन इलाज जारी रखना होगा। हम उन्हें घर ले आए। उनके कमरे में उनको शिफ्ट कर दिया गया। सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ पिताजी वो नहीं रहे थे जो कि पहले हुआ करते थे। मैं पिताजी को हर वक्त साफ रखती थी। उनके लिए दरवाजे की तरफ देखना मामूली बन गया था। एक दिन मैंने पूछा, पिताजी, आप कुछ कहना चाहते हो? उन्होंने सर हिलाया। मैंने एक डायरी और पेन निकालकर उनके पास रख दिया। उन्होंने धीरे धीरे हाथ से कुछ लिखा। काफ़ी देर बाद कोशिश करने के बाद जब वो अपनी बात पेपर पर लिख चुके तो मैंने देखा कि उस पर 3 शब्द लिखे हुए थे, माफ़ करना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, पिताजी, आपको किससे माफ़ी मांगनी है? आपने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं खाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो आगे भी कुछ कहना चाहते हों। उसी दौरान चाचा के बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं। मोहल्ले में शोर था, गाने बज रहे थे, लाइटिंग लग रही थी, लेकिन हमारे घर में खामोशी थी। माँ ने एक बार कहा कि देखा, वहाँ शादी की तैयारी हो रही है, लेकिन एक बार भी आकर भाई की तबीयत नहीं देखी। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें सिर्फ खामोशी से सुनी जाती हैं। अब जिंदगी का हर दिन पिताजी के इशारों और प्रार्थनाओं के साए में गुजरने लगा। पिताजी को बिस्तर से लगे हुए 1 महीना होने को आ चुका था। मैं और माँ पूरी तरह से उनका ख्याल रख रहे थे, लेकिन हमारी जिंदगी बस उन्हीं के आसपास घूमने लगी थी। उनकी दवाइयाँ, पट्टियाँ और दवाई का रोज़ का खर्चा, सब कुछ अब किसी बंदोबस्त के बिना था। एक दिन मैं दवाई लेने गई तो पुरानी दुकान के सामने रुकी। दुकान वही थी जिसे पिताजी ने बरसों पहले अपने हाथों से बनाया था, वो दुकान जिससे घर के चूल्हे जलते थे, लेकिन उस दुकान पर ताला लगा हुआ था। फिर मैंने दुकान के अंदर झांक कर देखा तो कुछ लोग माल उतार रहे थे। उस दुकान को गोदाम बना दिया गया था, जो अब मेरे चाचा जी के नाम से चल रही थी। मैं घर आई और मैंने इस बारे में माँ को बताया। वो सुनकर खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि वो किसी नए कारोबार की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि माँ, लेकिन ये दुकान तो पिताजी की थी। माँ कहने लगी कि बेटा, अब हमारा कुछ भी नहीं रहा।
उसी दिन मैंने शाम को चाचा जी के घर जाने का फैसला कर लिया। दरवाजे पर दस्तक दी तो चाची ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर चली गई तो चाचा अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे। मैंने कहा, चाचा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने नज़र उठाई और कुर्सी से पीछे होकर कहने लगे कि क्या परेशानी है। वह दुकान तो मेरे पिताजी की थी, लेकिन अब गोदाम बन चुकी है। चाचा जी ने मेरी तरफ घूरकर देखा और कहने लगे, तो अब तुम इस बात का हिसाब किताब रख रही हो। मैंने कहा कि वो दुकान हमारी रोजी रोटी थी, पिताजी की मेहनत की थी। उन्होंने कुर्सी घुमाकर मुझसे मुंह मोड़ लिया, फिर हंसते हुए कहने लगे कि देखो आरोही, तुम लड़की हो और लड़कियां इन कामों में नहीं बोलती। तुम अपने पिताजी का इलाज करो, हम बिजनेस संभाल लेंगे। मैंने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो हमारा हक है वो हमें वापस दिया जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने खुद मुझे दुकान का हक दे दिया था। मैंने कहा, मुझे इस बात का सबूत चाहिए। तो उन्होंने गुस्से से पलटकर मेरी तरफ देखा। कहने लगे कि तुम मुझसे सबूत मांग रही हो। तुम एक लड़की हो और तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ सवाल कर सकते हैं, फैसला नहीं। मैंने कहा कि अब वक्त बदल चुका है, मैं लड़की हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं। उन्होंने कहा कि जाओ, यहाँ से जाकर अपना घर संभालो। मैं चुपचाप वापस आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब कानूनी मदद ली जाए। माँ को आकर बताया तो वो घबरा गई। कहने लगी कि बेटा, दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं है। मैंने कहा, माँ ये दुश्मनी नहीं, हमारा हक है। अगर अब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? मैं मोहल्ला के एक वकील के पास गई, उनको सब कुछ बताया और ज़मीन जायदाद के कागज़ भी दिखाए। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर कहने लगे, अगर आपके पास असली पेपर्स हैं तो आप कानूनी दावा कर सकती हैं। मैंने पिताजी की पुरानी फाइलें से काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ कागजात गायब थे। वकील ने कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर रिकॉर्ड से कुछ निकाला गया है, हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उसी रात में पिताजी के पास बैठी थी। उनकी आंखों में थकन और चेहरे पर खामोशी थी। मैंने धीरे से कहा कि पिताजी, मैं आपका सब कुछ वापस लेना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र मेरी तरफ घुमाकर देखा और इशारा किया, जैसे पूछ रहे हों क्या। मैंने कहा, जो आपका हक था, जो हमारा हक था, वो ज़मीन, दुकानें, मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ। पिताजी की आंखों में चमक आ गई, जैसे उनके अंदर की रोशनी थोड़ी सी वापस आ गई हो। मैं शाम तक पिताजी की देखभाल करती रही, लेकिन अब हमारे पीछे गरीबी भी पड़ चुकी थी। रोज़ की ज़रूरतें अब ज़रूरत से आगे बढ़ चुकी थीं। दवाइयों की लिस्ट महंगी हो गई थी और पैसे दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। पिताजी की बचत भी अब ख़त्म होने को आ गई थी और हमारे पास अब आमदनी का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा, मैं सोच रही हूँ मोहल्ले के कुछ घरों में काम शुरू कर देती हूँ। सुबह से शाम तक काम कर लिया करूँगी तो कुछ पैसे आ जाएंगे। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ आप नहीं करोगी, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम अपने पिता को संभालना हो, उनके सारे काम करती हो, ये काम मैं कर लूँगी। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ चला लेंगे। वो अगले ही दिन सुबह चली गईं। मैं घर के बाकी सारे काम देख रही थी। पिताजी ने अचानक इशारा किया तो मैं उनके करीब गई। उन्होंने आंखों से दरवाजे की तरफ इशारा किया और फिर हाथ से कमरे पर इशारा किया, जैसे काम करते किसी न किसी तरह से ना हो को देखा हो। मैं समझ गई थी। मैंने कहा, पिताजी, माँ काम पर गई हैं। पिताजी की आंखों में दुख उभर आया, जैसे वो इस सब का खुद को कसूरवार समझ रहे हों। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मोहल्ले के लोगों को भी अब हम पर तरस आने लगा था और कुछ लोग ताने भी दिया करते थे कि घरों में सफाई करती है। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू बर्तन करती, कपड़े धोती, खाना बनाती। जो काम हाथ लगता वही काम कर लिया करती थीं और पैसे लाकर मुझे दे देती। मेरी माँ जब घर वापस आती तो बहुत थकी हुई होती थीं। मैंने एक दिन फैसला किया कि सिलाई मशीन निकालकर दोबारा से काम शुरू कर दूंगी। जो मेरी माँ की शादी की मशीन थी, जिसे काफ़ी टाइम से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। मैंने बुटीक से सिलाई सीखी थी, मगर घर में कोई काम नहीं किया था, इसलिए माँ की सिलाई मशीन निकाली और अब अपने हाथ से कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे। पहले मैंने पुराने कपड़ों से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे मोहल्ले से बच्चों के कपड़े लेने शुरू कर दिए। फिर मेरे पास और भी बाकी कपड़ों का ऑर्डर आने लगा। काम चलने लगा। मैं दिन को कपड़े सिलकर और शाम को पिताजी के साथ बैठकर उनकी देखभाल करती थी। माँ सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घरों में काम करके आती, फिर खाना बनाती और मेरे साथ सिलाई में हाथ बंटाया करती थी।
घर जैसे तैसे चल रहा था। अब मोहल्ले के ही नहीं बल्कि मोहल्ले के बाहर के लोग भी मुझे कपड़े देने लगे थे। पिताजी रोज मुझे कुछ इशारे करते, कभी अपने पैर की तरफ, कभी खिड़की की तरफ। मैं उनसे कहती कि पिताजी, एक दिन आप खुद बाहर जा सकेंगे, अभी आप आराम करो। पिताजी मेरे हाथ थामकर मुझसे कुछ कहना चाहते थे, मगर उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। मैं बस उनसे इतना कहती कि आपने हमें मजबूत बनाया, अब हमारी बारी है। अब हमारे घर के हालात थोड़े संभलने लगे, लेकिन मोहल्ले में हमारी हालत को लेकर बातें हो रही थीं। पिताजी बीमार माँ, काम वाली और बेटी सिलाई करती है, सब खत्म हो गया। मेरे पास अब किसी को भी कोई जवाब देने का वक्त नहीं, बल्कि काम करने की जिम्मेदारियां थीं। उसी दौरान मैंने सोचा कि कुछ ज़मीनें जो पिताजी के नाम थीं, उनके कागजात संभाल कर रख लिए जाएं। मैंने पुरानी अलमारी खोली और फाइलें चेक करने लगी। कुछ कागजात ऐसे थे जो पूरे नहीं थे, शायद पिताजी को उन्हें कभी पूरा करने का समय ही नहीं मिला। मैंने वकील से कीन अटैक्ट किया और फाइलें दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर ये पूरी हो जाएं तो आपका केस बन सकता है, लेकिन आपको पहले अपने नाम की कानूनी हैसियत लेनी होगी। एक नया रास्ता खुल रहा था, लेकिन इस रास्ते में अभी अंधेरा था। मेरे लिए दिन रात बराबर हो चुके थे। सिलाई का काम, कागजात की देखभाल और बाकी सारे काम भी संभालना सुबह का समय था। माँ नाश्ता बनाने में बिजी थी और मैं सिलाई कर रही थी। पिताजी कमरे के अंदर अपने बिस्तर पर लेटे थे। उनके चेहरे पर आज कुछ खास बेचैनी थी, जैसे नींद पूरी नहीं हुई हो। मैं अपना काम छोड़कर उनके पास जाकर बैठ गई। उनसे कहने लगी कि आप ठीक हो? उन्होंने हल्की सी पलक झुकाकर इशारा दिया कि हाँ, लेकिन उनका सांस तेज हो रहा था। मैंने हाथ थामकर महसूस किया कि उन्हें बहुत तेज पसीना आ रहा है और उनकी उंगलियां ठंडी पड़ रही थीं। मैंने फौरन माँ को आवाज़ दी, माँ जल्दी आओ, पिताजी की तबीयत बिगड़ रही है। वो जल्दी से आई, कुछ पुरानी दवाइयाँ निकालने लगी। पिताजी का शरीर कांपने लगा और चेहरा पूरी तरह से पीला हो गया था। मैंने उनको पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो निगल नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, माँ, हमें अस्पताल जाना पड़ेगा, ऐसा लगता है पिताजी को अटैक हुआ है। माँ रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो सिर्फ थोड़े से ही पैसे पड़े हुए हैं। मैंने अपनी सिलाई के पैसे निकाले, वो भी थोड़े ही थे, लेकिन वो अस्पताल तक ले जाने के लिए तो काफ़ी थे। मैंने और माँ ने जल्दी से पिताजी को अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त किया। मैंने माँ से कहा, माँ, आप अभी रुको, मैं आती हूँ। मैं जल्दी से चाचा जी के घर पर गई। दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा चाची ने खोला। उनके हाथ में चाय का कप था और चेहरे पर सुबह की सुस्ती। मुझे देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी कि क्या बात है, क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा कि चाचा जी से मिलना है। पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। उन्होंने चाचा जी को आवाज़ लगाई, सुनो आलोक, तुम्हारी भतीजी आई है, तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है। तभी चाचा जी बाहर आए, साफ सुथरे कपड़ों में, जैसे कहीं जाने की तैयारी में हूँ। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, फिर कहने लगे कि हाँ, क्या हुआ है भैया को? मैंने कहा कि चाचा, दूसरा अटैक लग रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, उनके पिताजी को अस्पताल ले जाना है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप प्लीज़ साथ चलिए। उन्होंने दिमाग झटका, फिर कहने लगे कि देखो बेटा, मेरे पास पहले ही काफ़ी काम है, बिजनेस की मीटिंग है, और तुम्हें तो पता है कि मैं अब हर बात पर फौरन नहीं रुक सकता। मैंने रोते हुए कहा कि चाचा जी, मेरे पिताजी की जान खतरे में है, बस शहर के अस्पताल तक उन्हें लेकर चलिए। उन्होंने गुस्से से कहा कि मैंने तुम्हारे पिताजी की जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई। मुझे जैसे चाचा की ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, चाचा जी, आपने मेरे पिताजी की ज़मीन ली, दुकान ली, उसे गोदाम बना लिया, सब कुछ आपके पास है। कम से कम आप अपने उस बड़े भाई को तो बचा लीजिए, जिसने सारी ज़िंदगी आपका ख्याल रखा, आपके बारे में सोचा, आपके बच्चों की फिक्र की। उन्होंने कहा कि नहीं आरूही, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बेहतर है कि तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। मैं खामोशी से पलट गई। मेरे पैर भारी हो चुके थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन अब समय रोने का नहीं था। जैसे तैसे एक पड़ोसी से रिक्वेस्ट करके उनकी पुरानी गाड़ी में पिताजी को अस्पताल ले गई। वहीं छोटा सा सरकारी अस्पताल, जहां बहुत सारी भीड़ भाड़। डॉक्टर ने जल्दी से पिताजी को एडमिट करने की एडवाइस दी। दूसरा ये कि पिताजी को दूसरा पैरालाइज का अटैक हुआ था, लेकिन इस बार ज़्यादा सीरियस था। डॉक्टर ने बताया
कि इनका शरीर बढ़ते हुए समय के साथ डैमेज होता जा रहा है। अगर समय पर अस्पताल नहीं लाती तो इनकी सांस भी बंद हो सकती थी। मैं कोने में खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। माँ जमीन पर बैठकर चुपचाप रो रही थी। कई घंटे पिताजी बेहोश रहे। जब शाम के समय उनकी आंख खुली तो आंखों में सिर्फ खामोशी थी। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैं उनके पास गई, हाथ पकड़कर कहा कि पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। आरोही उन्होंने पलक झपकाए, जैसे किसी धुंधले सपने से जागे हों, लेकिन उनके अंदर हिलने ढुलने की हिम्मत नहीं बची थी। रात को अस्पताल के कोने में बैठकर मैंने वो 2 कागज निकाले जो जमीन के मालिक होने का सबूत थे। मैं जानती थी कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। पिताजी की आंखों में वह हौसला बाकी नहीं रहा था जो कुछ महीने पहले हुआ करता था। वो जो इशारे से सब कुछ समझाते थे, अब सिर्फ खामोशी से इधर उधर देखते रहते थे। मैंने माँ से कहा कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। पिताजी का समय हाथ से निकल रहा है। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बेटा, मेरी प्रार्थना अभी भी तुम्हारे पिता के साथ है, लेकिन कभी कभी प्रार्थना से ज्यादा दवाई की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास तो अब दवाई के पैसे भी नहीं हैं। वो रात अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच जैसे कई सालों से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। हर घड़ी एक सवाल बनकर दिमाग में घूमती रही। क्या कोई और है जो मेरे पिताजी को बचा सकता है? क्या हमने सब कुछ खो दिया है? क्या ये समय हमसे रूठ चुका है? अस्पताल की सफ़ेद दीवारें जैसे अब हमें पहचानने लगी थी। नर्स खामोशी से गुजर जाती और डॉक्टर पिताजी की हालत के बारे में कुछ नया नहीं बताते थे। पिताजी को पूरी तरह से होश आए बिना 2 दिन गुजर चुके थे। सांस कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे वो कुछ फैसला नहीं कर पा रहे कि जिंदा रहना है या फिर जाना है। उसी रात पिताजी ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलीं। मैं उनकी बिल्कुल करीब बैठी हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने झुककर कहा कि पिताजी, आपको कुछ कहना है? उन्होंने अपनी आंखों के इशारे से कहा कि हाँ। तो मैंने जल्दी से डायरी और पेन निकाला, उनका एक हाथ थाम लिया और दूसरे हाथ में पेन दे दिया। उन्होंने अपने हाथ को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की। सिर्फ एक शब्द लिखा कि माफ़। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सर झुका लिया। मैंने कहा कि नहीं पिताजी, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने जो किया वो आपका फ़र्ज़ था और आपकी मोहब्बत थी। माँ पिताजी के लिए प्रार्थना कर रही थी कि उनके पति को सुकून मिल जाए, क्योंकि वो बहुत थक गए हैं। सुबह के समय अचानक मशीन की बीप धीमी हो गई। नर्स भागकर आई और डॉक्टर भी आए और कुछ देर बाद सिर्फ एक शब्द कहा कि सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा सके। वक्त जैसे थम गया था। माँ की चीख निकली। मैं माँ के गले से लग गई। पिताजी अपनी जिंदगी की जंग हार चुके थे। मेरे पिता बिन आवाज़, बिना शिकायत किए इस दुनिया से चले गए। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा छा गया और हम अपने पिता का शरीर घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। घर पहुंचे तो कुछ करीबी रिश्तेदार और आस पड़ोसी जमा होने लगे और जल्द ही उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी गई। मैंने चाचा जी को फ़ोन किया, रिंग जाती रही, फिर बंद हो गई। बुआ जी का फ़ोन भी बंद जा रहा था। हमने एक बार फिर से खुद ही सब कुछ संभाल लिया। अंतिम संस्कार के समय चाचा जी और बुआ जी सफ़ेद कपड़े पहनकर सीरियस चेहरे के साथ खड़े हुए थे। इधर मेरी माँ और मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अंतिम संस्कार के बाद खामोशी से सब लोग घर आ गए। मैं खामोश खड़ी रही। अब तो आंखों से आंसू निकलने भी बंद हो गए थे। मैंने किसी से कोई बात नहीं की और ना नज़र में लाई। घर वापस आकर पहली बार मेरी माँ बहुत ज़ोर से रोई थी। मैं उनके साथ बैठी थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे बहुत कुछ खत्म हो चुका था। गुस्सा, दुख और वो खामोश नफरत जो मेरे अंदर पल चुकी थी। रात को दरवाज़ा खुला। चाचा आए। उनके साथ उनका बेटा भी था। आंगन में बैठते हुए कहने लगे कि बस अफसोस करने के लिए आए थे, हमारे भैया हमारे लिए सब कुछ थे। माँ ने नज़र झुका ली और मैं खामोश रही। चाचा ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि अब ये घर तुम दोनों के लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वैसे भी तुम 2 ही लोग तो हो, तुम्हारे लिए तो एक कमरा भी काफ़ी है। अगर तुम लोग चाहो तो कुछ हिस्सा हमें दे दो, ये बेचकर पैसे बांट लेते हैं। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चाचा की तरफ देखकर कहा कि चाचा जी, अभी पिताजी की मौत को 24 घंटे भी नहीं हुए और आप इस घर पर भी नज़र डालने के लिए आ गए हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमें गलत समझ रही हो। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि तुम तो शादी के बाद अपनी ससुराल चली जाओगी,
सिर्फ यहाँ तुम्हारी माँ ही तो रहेंगी तो उसके लिए एक कमरा भी बहुत है। इतने बड़े घर का तुम लोग आखिर क्या करोगे? पूरा घर सूना पड़ा रहेगा। इससे अच्छा है कि इसके हिस्से बंटवारे कर दिए जाए। तुम लोग समझदारी से काम लो। मैंने उन्हें दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं, हम खुद समझदारी से काम ले लेंगे। चाचा पलटकर चले गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका बेटा पीछे था, उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। अगले दिन बुआ हमारे घर आईं। माँ से लिपटकर रोने लगीं कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, हम अकेले रह गए। भाभी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सर झुकाकर बैठी रही। फिर थोड़ी देर के बाद बुआ कहने लगी कि सुनो भाभी, वो पुरानी ज़मीन है ना जो भैया ने शहर में खरीदी हुई है, अगर तुम लोग चाहो तो उसे हमें भी बांट सकते हो ताकि कोई झगड़ा ना हो। वैसे भी भैया अपने बहन भाइयों में सब कुछ बांटकर ही अपनी जिंदगी की खुशियों को बढ़ाया करते थे। माँ ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने जवाब दिया, जिस जमीन की आप बात कर रही हो वो पिताजी ने मेरे नाम कर दी थी, उसके कागज मेरे पास हैं। अगर आपको शक है तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। बुआ खामोश हो गई। कुछ देर बैठी रही, फिर वो उठकर चली गई। घर की दीवारों में पिताजी की याद समाई हुई थी। उनके कपड़े, उनके आखिरी दिनों की दवाइयाँ, सब कुछ वहीं का वहीं था, लेकिन वो नहीं थे। मैंने एक फैसला कर लिया था कि मैं अब किसी को छोड़ूंगी नहीं। ज़मीन, दुकान, घर जो भी था वो सिर्फ हमारा था, और पिताजी की आखिरी सांस ने मुझे एक नई लड़ाई के लिए तैयार कर दिया था। पिताजी के जाने के बाद जैसे हमारी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। माँ बहुत खामोश खामोश सी रहने लगी थी और मैं दिन भर बिजी रहने की कोशिश करती थी। दिन गुजरने लगे, सब कुछ मामूल की तरह चल रहा था। चाचा और बुआ का कुछ अता पता नहीं था। उस रात माँ सो चुकी थी और मैं सिलाई के कपड़े पूरे कर रही थी। मेरे अंदर सुकून नहीं था जो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं कमरे में आई, पिताजी की तस्वीर अलमारी से निकाली और उसे सीने से लगाकर रोने लगी। बस मैं इतनी ही प्रार्थना किया करती थी कि ऊपर वाला इंसाफ ज़रूर करता है। मेरे पिता ने जो बर्दाश्त किया उसका हिसाब वो खुद लेगा। मैं अपने पिताजी को बहुत याद किया करती थी और रोया करती थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए, लेकिन एक दिन दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। मोहल्ले का एक आदमी खड़ा हुआ था जो बहुत ही घबराया हुआ था। उसने कहा कि बहन, तुमने सुना है कि आलोक भैया के गोदाम में कल रात आग लग गई। उनका जितना मॉल था वो सब जलकर राख हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोलता रहा और कहने लगा कि और सबसे ज़रूरी बात ये कि उस समय गोदाम में उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे, वो भी जलकर राख हो गए। ये खबर सुनकर अचानक मैं घबरा गई थी। उन्होंने बताया कि अपने दोनों बेटों की मौत की खबर सुनकर दोनों पति पत्नी अभी तक बेहोश हैं। उनके घर में तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है। वो मुझे खबर देकर जा चुका था। मैंने माँ को इस बारे में बताया। माँ सुनकर खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा, हमें चलना चाहिए तुम्हारे चाचा की तरफ। दोपहर तक पूरे मोहल्ले में एक ही खबर घूम रही थी कि आलोक मल्होत्रा के गोदाम में आग लग गई, जिसकी वजह से उनके दोनों बेटे जलकर खत्म हो गए। उनके जवान बेटे जिनकी शादियां उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही की थीं। शायद ये जुल्म का बदला है। शाम के समय बुआ जी हमारे घर पर आईं। वो दरवाजे पर खड़ी हुई थीं। उनके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ? मैंने इशारे से कहा कि जी। वो आईं और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ भी उनको देख रही थी। बुआ ने कहा कि बेटा, जो हमने किया वो हमारी गलतियों की सज़ा है। हमने तुम्हारे पिता का बहुत दिल दुखाया, उन्हें परेशान किया, उन्हें अकेला छोड़ दिया और अपने लालच में सब कुछ खो दिया। आज न घर है न बच्चे। मैं खामोशी से उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आलोक भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो अभी होश में नहीं है, लेकिन जो कुछ हो चुका है उसने हमें तोड़ कर रख दिया। मैंने माँ की तरफ देखा। वो नज़र नीचे करके बैठी हुई थी। बुआ के परिवार के साथ भी बहुत बुरा हुआ। जिस घर में वो रह रही थी, उनके घर की छत गिरी तो वो बेसहारा हो गई। मैंने बुआ से कहा कि आपने जो मेरे पिता के साथ किया उसका इंसाफ होना बहुत ज़रूरी था। बुआ ने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको रोका नहीं। बुआ, हम रिश्ते निभाना चाहते थे, लेकिन आपने उसे कारोबार समझा। आपने कभी अपने बड़े भाई की तकलीफ को नहीं समझा कि वो आप लोगों से कितनी मोहब्बत किया करते थे। उनकी मोहब्बत की तो वो वजह थी
जो उन्होंने अपना सब कुछ आप लोगों पर न्यौछावर कर दिया, मगर आपने कभी अपने बड़े भाई की मोहब्बत को समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा अपने लालच को सबसे आगे रखा। वो उठी और जाते हुए कहने लगी कि एक दिन आलोक भी तुमसे खुद माफ़ी मांगेगा। बेटा, तब भी इतनी ही हिम्मत दिखाना। मैंने दरवाज़ा बंद किया। माँ कहने लगी कि बेटा, ये वक्त का पलटा है, तुम्हारे पिता की आत्मा को अब शांति मिलेंगे। मैंने पहली बार अपने दिल में किसी बदले के बजाय इंसाफ के बारे में महसूस किया था। सुबह के समय फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने अपने काम छोड़कर दरवाज़ा खोला। सामने चाचा जी खड़े हुए थे। उनकी आंखों के नीचे सूजन बढ़ी हुई थी, कपड़े खराब और शरीर बहुत कमज़ोर हो रखा था। उनके साथ उनका सबसे छोटा बेटा भी था, जो खामोशी से नज़र झुकाकर खड़ा हुआ था। चाचा की आंखों में आंसू थे। उनके चेहरे पर आज वो घमंड नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। उन्होंने कहा कि बेटा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तुम्हारी माँ से बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों घर के अंदर आया और ज़मीन पर बैठ गए और रोते हुए कहने लगे कि आज हम तुम दोनों के सामने सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि गुनहगार भी हैं। जो कुछ हमने किया वो अगर कोई हमारे साथ करे तो शायद हम जिंदा नहीं रहते। माँ खामोश रही, उनकी बातें सुनती रहीं। चाचा ने कहा कि मेरे 2 बेटे तो, जिन्हें मैं अपना सहारा समझा करता था, वो इस दुनिया से चले गए। अब एक ही बेटा बचा है और कारोबार भी डूब चुका है। ये सब कुछ हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने बड़े भाई के साथ गलत किया था। उनकी बीमारी के समय में उनका सहारा नहीं बने, उनकी जिंदगी में उनके दुश्मन बने रहे। लेकिन अब ऊपर वाले ने हमें ऐसा दुख दिया है जिनकी माफ़ी भी नहीं हो सकती। वो दोनों बाप बेटे खूब रो रहे थे। मेरी माँ भी रो रही थी, लेकिन उनकी ज़बान खामोश थी। चाचा जी ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और ज़मीन पर रख दिए। कहने लगे कि ये दुकानों के असली कागज़ हैं। हमने जो कुछ लिया वो सब कुछ तुम्हें वापस दे रहे हैं। भैया की मेहनत और तुम दोनों का हक, अब हम कोई दावा नहीं करेंगे। मैंने कागजात हाथ में लिए, एक एक करके देखे। सब कुछ असली हालत में थे। वही दुकानें, वही ज़मीन, वही पुराना घर जिस पर सालों से चाचा का कब्जा रहा। चाचा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हमें माफ़ कर दो, तुम्हारे पिता की आत्मा को शायद अब शांति मिले। अगर तुम हमें दिल से माफ़ करो, हमने जो जुल्म किया उनकी सज़ा शायद अब हमें ऊपर वाला न दे। अब हम सिर्फ तुम्हारी माफ़ी के सहारे हैं। माँ ने आगे बढ़कर कहा कि आलोक, तुम मेरे पति के भाई हो। उन्होंने तुम्हें हमेशा अपना माना। मैं तो तुमसे आज भी नफरत नहीं रखती, लेकिन ये फैसला मेरे बेटे का है, वही अब मेरा सहारा है। चाचा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में गुस्सा है और होना भी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुककर कह रहा हूँ, अगर तुम माफ़ ना करोगी तो हम जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं जी सकेंगे। मेरी आंखों के सामने अचानक पिताजी का चेहरा आ गया, जब वो अपने भाई बहन की गलतियों पर भी हमेशा खामोश रहते थे। मैंने कहा, चाचा, अगर आप सब कुछ सही वक्त पर कर देते तो मेरे पिता की आखिरी सांस शायद आसान हो जाती। मैंने अपनी आंखों से अपनी बेबसी देखी है। जिस समय आपने दरवाज़ा बंद किया था जब मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आई थी, वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकती। चाचा ने आंखों पर हाथ रख लिए कहने लगे कि मैं जानता हूँ, मैं कातिल हूँ अपने भाई का। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा, ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, अभी तो शायद बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर मेरे पिता की आत्मा मुझसे यही चाहती है तो शायद मैं कभी कर दूंगी। अभी मैं सिर्फ इन कागजात को अपने पास रख सकती हूँ, और अब मैंने ये तय कर लिया है कि अब मेरा हक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। चाचा जी और उनका बेटा माफ़ी मांगते हुए घर से वापस चले गए। माँ मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी कि तुमने जो कहा वही ठीक है, लेकिन दिल पर बोझ मत रखना। मैंने कहा, माँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो किया उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। ये सिर्फ माफ़ी नहीं थी, ये उनके हिस्से का इंसाफ था। फिर उस श्याम जिंदगी की एक सुहानी शुरुआत थी जिसमें हम खाली हाथ नहीं थे। मेरे पिता का गया हुआ सब कुछ वापस मेरे पास आ गया था, और अब ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगले दिन चाचा दोबारा हमारे घर आए। माँ ने दरवाज़ा खोला। वो उनके कदमों में गिर गए। कहने लगे कि भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी आत्मा बोझ तले दबी जा रही है। मैं जी रहा हूँ लेकिन जैसे सांस नहीं ले पा रहा हूँ। माँ ने उन्हें संभालना और कहा कि आलोक, अब ये फैसला मेरी बेटी का है, वही बताएंगे कि तुम्हें माफ़ी मिलेंगे या नहीं। चाचा मेरी तरफ मुड़कर आए।
मैं खामोश खड़ी हुई थी। कागज़ मेरे हाथ में थे। उन्होंने कहा कि बेटी, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम्हारा दिल साफ हो जाए। मैं भैया से तो माफ़ी नहीं मांग सकता, लेकिन उसके बाद तुम ही हो जिससे मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। मैंने कहा, आप मेरे पिता के कातिल हैं, कोई अजनबी नहीं। आपने उनकी सेवा का अच्छा बदल दिया, उनकी बीमारी में उनसे मुंह मोल दिया और आखिरी समय में दरवाज़ा बंद कर दिया। चाचा ने आंखें झुका लीं। उन्होंने कहा कि तुम सच कह रही हो, मैं मुजरिम हूँ। वो रोते हुए वापस चले गए थे। माँ कुछ कहना चाहती थी, मगर मैं एक कमरे में आ गई। उसी रात मैंने सपने में अपने पिता को देखा, जो सामने खड़े हुए थे और पहली बार मेरे सपने में आए थे। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर रिकव्स ज़्यादा थी। बेटी, तुमने बहुत कुछ झेला, जो हम नहीं बोल सके वो तुमने कह दिया। अब तुम उसे माफ़ कर दो ताकि तुम भी आज़ाद हो सको। मैंने कहा, पिताजी, उन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया। पिताजी ने कहा कि बेटा, उनका इंसाफ हो चुका है, तुम्हारा काम सिर्फ माफ़ करना है। ऊपर वाले ने उनको उनके कर्मों की सज़ा दे दी। मुझसे वादा करो कि मेरे भाई बहन को माफ़ कर दूंगी। मैंने अपने पिता के चेहरे पर बेबसी देखी थी, इसलिए उनसे वादा किया कि ठीक है, मैं माफ़ कर दूंगी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं चाचा जी के घर गई, जिनके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और फिर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। कहा कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन ये माफ़ी अभी भी आपको अपने भाई की तरफ से मिली है। चाचा जी शर्मिंदा होने के साथ साथ खुश भी हुए थे। मेरी इस कहानी का आखिर माफ़ी पर हुआ, लेकिन ये कमज़ोरी नहीं थी। ये एक बेटी की जीत थी, जो बदले से आगे निकलकर पिता के रिश्तों को इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मजबूत बना चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।